अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। फलस्तीन की सरजमीन से खूनी रियासत के हाथों खून आलूद होने के बाद अब अपनी आज़ादी की मंजिल के करीब पहुंच चुकी है। फलस्तीनियों ने अपने अज़्म और जज्बे से दुनिया पर यह वाज़े कर दिया है कि फ़लस्तीन की रियासत पर सिर्फ और सिर्फ उनका हक है और कोई भी उन्हें जबरी तौर पर नहीं निकाल सकता। और अब दुनिया के कई मुस्लिम ममालिक समेत यूरोपीय ममालिक भी फ़लस्तीन के हक में आवाज़ उठा रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि अमेरिका, जो इसराइल की हमेशा हिमायत करता रहा, वो फ़लस्तीन में अमन के हवाले से 21 नकाती एजेंडा सामने ले आया है, जिसको इसराइल समेत तमाम ममालिक ने तस्लीम किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी डोनाल्ड ट्रंप की गज़ा से मुताल्लिक़ इस एजेंडे की हिमायत की है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने फ़लस्तीन में अमन की राह हमवार करने में कलीदी किरदार अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब हो या फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप से तवील तरीन मुलाकात हो, ये सब सरगर्मियाँ इस बात का मुँह बोलता सबूत हैं कि फ़लस्तीन में अमन लाने के हवाले से अमेरिका समेत दुनिया भर के ममालिक ने पाकिस्तान को कद्र की निगाह से देखा है। और अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के किरदार की एक बार फिर तारीफ़ की है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम गज़ा में जंगबंदी के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। हमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भरपूर हिमायत हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमन मुआहदे से मुताल्लिक़ नकात पर इत्तफ़ाक़ किया। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान के किरदार की बरबला तारीफ़ की है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप का 21 नकाती फार्मूला अमली तौर पर काम भी करेगा? तो इस हवाले से बात करने से पहले इन 21 नकाती जो फार्मूला है उसके चीदा नकात पर बात कर लेते हैं। दर हकीकत ये मनसूबा गज़ा में अमन और इस्तेहकाम लाने के हवाले से कई अहम अहदाफ पर मुश्तमिल है। इस मनसूबे के तहत सबसे पहले गज़ा को दहशतगर्दी से पाक किया जाएगा और फ़लस्तीन में फौरी जंगबंदी को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि गज़ा की हिफाजत और अमन बरकरार रखने के लिए एक बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स तैनात की जाएगी। जबकि ये मनसूबा आर्जी तौर पर एक आलमी इदारे की ज़ेर निगरानी अबूरी हुकूमत कायम करने का इंतज़ाम भी करता है। फिर मनसूबे के तहत गज़ा की वसी पैमाने पर तामीर नौ और फौरी इंसानी इमदाद फराहम की जाएगी, जिसकी निगरानी बैनुल-अक़वामी इदारे करेंगे। इसके साथ साथ इसराइली यरगमालियों की वापसी और मुख्तलिफ कैदी और फ़लस्तीनियों की रिहाई के अहदाफ भी इस मनसूबे में तय किए गए हैं। और जो हमास के अरकान हथियार डालकर माफ़ी मांगेंगे उनके लिए भी गुंजाइश मौजूद होगी। ये मनसूबा वाज़े करता है कि किसी को गज़ा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा और दोनों फरीकैन इसराइल और फ़लस्तीन को सिक्योरिटी की ज़मानतें दी जाएंगी। इसमें यह ख़ास शक भी शामिल है कि इसराइल कतर पर हमला नहीं करेगा। यानी इस मनसूबे में तवील मुद्दत में इस्लाहात और अबूरी इंतज़ाम के बाद इसराइली और फ़लस्तीनी क़यादतों के दरमियान मुकालमे के ज़रिए एक बावकार और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की राह हमवार करने की तवक्को रखी गई है। अब सवाल यह है कि क्या इन नकात काफ़ी होगा? देखा जाए तो गज़ा अमन मनसूबे का मकसद 2 साल से जारी जंग को ख़त्म करना और गज़ा में इंसानी तकालीफ का खात्मा है। यह फ़लस्तीन के मसले का हतमी हल नहीं, लेकिन एक अहम कदम ज़रूर दिखाई देता है, क्योंकि इसके तहत इसराइल को मुस्तक़बिल बेकब्ज़े से रोका गया है और मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत को मानने पर मजबूर किया गया है। ये मनसूबा बड़े मुस्लिम ममालिक जैसे सऊदी अरब, मिस्र, कतर, अमारात, तुर्किया, उर्दन और इंडोनेशिया की हिमायत हासिल कर चुका है। मिस्र और उर्दन जोग्राफियाई नज़दीकी और बड़ी फ़लस्तीनी आबादी के बायस सबसे पहले मान चुके हैं, जबकि सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात तामीर नौ और सिक्योरिटी में किरदार अदा करेंगे। अब अगर तमाम फरीक खुलूस नीयत से इस पर अमल करें तो ये मनसूबा फ़लस्तीनी अवाम को अपनी रियासत दिलाने में मददगार साबित होगा। लेकिन अगर इंतहा पसंद अनासर ने इसमें रुकावट डाली तो ख़तरा है कि गज़ा पर मुस्तकिल कब्ज़ा और मगरबी किनारे का इंतज़ाम हकीकत बन जाएगा। अब ये 21 नकाती एजेंडा है। इसके अंदर जो फ़लस्तीनियन अथॉरिटी की बात की गई है, एक ट्रांजिशनल अथॉरिटी, उसमें टोनी ब्लेयर का नाम भी आ रहा है और इस हवाले से कुछ कंसर्न्स भी मौजूद हैं। इस वक्त डॉक्टर जमील अहमद जो साबिक सफारतकार हैं वो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के। एम्बेसडर साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है। 21 पॉइंट चार्टर जो सामने आया है उसमें एक नाम जिस पे बहुत ज़्यादा बहस इंटरनेशनली भी हो रही है वो साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर का नाम है और एक ट्रांजिशनल फ़लस्तीनियन अथॉरिटी कायम करने की बात की जा रही है। आपको लगता है कि ये फार्मूला, ये प्रपोज 21 पॉइंट्स और फिर ये नाम काबिल कबूल होगा हमास को या फ़लस्तीन को? जी, हमास के पास देखना ये है कि कोई और चॉइस है, और दूसरी बात यह है कि ये 20 नुकाती जो मंसूबा, जिसमें कि तकरीबन 11 ममालिक जो है मुस्लिम और अरब ममालिक, उनकी कंसर्न से, उनके मशवरे से डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बनाया है और पेश किया है। तो इसके नाफिजुल अमल होने के चांसेस कितने हो सकते हैं? बहुत कब्ल अज़ वक्त होगा ये, माफ कीजिएगा, बहुत कब्ल अज़ वक्त होगा ये कहना। लेकिन इसके चांसेस पहले जो इससे मुआहदे होते रहे, जो टूटते रहे हैं, बनते रहे हैं, फिर टूटते रहे हैं, बनते रहे हैं, तो वो उससे ज़्यादा ये महसूस होता है कि इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इम्प्लीमेंट हो जाए, क्योंकि इसमें मुस्लिम दुनिया की सबसे जो बड़ी अस्करी ताकत है वो पाकिस्तान है, उसके बाद इंडोनेशिया, टर्की है और बाकी अरब ममालिक हैं। तो उसमें ज़ाहिर उनका एक अपना इन्फ्लुएंस है, उनकी अपनी कंसल्टेशन के दौरान अंडरटेकिंग ज़रूर ली है
डोनाल्ड ट्रंप से, वरना उसके बगैर तो अपना कंसर्न देना इन ममालिक के लिए बहुत मुश्किल होता। तो यस, जवाब ये है कि ये कुछ वसवसों के साथ इसको चांस दिया जा सकता है, क्योंकि इसके अलावा कोई और चॉइस थी नहीं। क्योंकि ओआईसी ने में अपना दमखम देख लिया, मुस्लिम ममालिक ने भी अपना दमखम देख लिया, और उन्होंने शायद यही सोचा हो कि भाई हम तो मजम्मत के अलावा कुछ नहीं कर सकते, तो किसी ताकतवर मुल्क के ताकतवर सदर जो कि पूरा सपोर्ट करते हैं इसराइल को, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, और वो अगर कोई बात कह रहे हैं तो उनकी सुन ली जाए और अपनी बात शामिल करके वो जो मिसबाह खाना है, जो कत्ल वारत है, जो शहादतें हो रही हैं डेली, और कोई 67,000 के करीब हो चुकी हैं, और पता नहीं कितने और जो एथनिक क्लिनजिंग, जो पूरी नस्ल कुशी का इरादा नेतन्याहू लिए बैठे, वो कहीं मुकम्मल ना हो जाए कि बाकी जो चंद लाख रह गए हैं उनका भी फलाकुवाना नहीं, लेकिन कर दिया उसके साथ जाए, साथ डॉक्टर उनको साहब, भी वो गजा की पट्टी पे जो एक नई हुकूमत या ट्रांजिशनल अथॉरिटी बनाने की बात हो रही है, उसमें जैसे मैंने अर्ज की कि टोनी ब्लेयर का नाम भी है, और फिर जाहिर है एक कंसर्न ज़रूर मौजूद है फ़लस्तीनियों पर भी कि कोई और मुल्क आके इसको कॉलोनी बनाने की बात कर रहा है, फिर वो कॉलोनियल एक सेटअप बन जाएगा और फ़लस्तीनी जो है उनके ज़ेर तसल्लुत रहेंगे, और फिर ऐसे लोग जो वहाँ की डायनामिक्स को समझते नहीं हैं, ज़बान को समझते नहीं हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, वो किस अंदाज में वहाँ पर कार्य सरकार चला सकेंगे या इंतजामात चला सकेंगे? ये हकीकत है कि कोई भी किसी भी इलाके के बाशिंदे नहीं चाहेंगे कि वहाँ किसी और इलाके से लोग आके और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन संभालें। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि मैं इस टिमूर में मैंने खिदमात अंजाम दी है अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से एक सरबराह के तौर पर अपने डिपार्टमेंट के, एज अ इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट। तो मुझे इसका इदराक है कि जब सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पास हुआ 1272 उसके बाद तमाम का तमाम इस टिमूर का इंतजाम इंसराम दे दिया गया यही मल्टीनेशनल फोर्स और ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसको अनटाइड कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ईस्ट टिमोर। तो ये मॉडल जो आप बता रहे हैं ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है इस लिहाज से कि जो इसमें नजर आता है वो ये कि यूनाइटेड नेशंस की इन्वॉल्वमेंट डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते मां सिवाय ह्यूमैनिटेरियन वर्क के, और बाकी उन्होंने अपना बोर्ड तश्कील दे लिया है, एक पीस बोर्ड फॉर पीस, अमन का बोर्ड, जिसमें कि टोनी ब्लेयर जो कि एक बहुत ही डिस्प्यूटेड शख्सियत, जो अपने मुल्क में जिन पे इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई है कि वहां के गली कूचों में उनके लिए चलना दुश्वार अब तक है, तो वो तो एक अपनी जगह पर डिस्प्यूट है। लेकिन ये भी हकीकत है कि इसके अलावा और क्या क्या चॉइसेस थी। नहीं, लेकिन ज़मनन डॉक्टर साहब, ज़मनन कता कलामी के लिए माजरत, टोनी ब्लेयर से मुतालिक ये भी है कि ही सो मच इंस्पायर्ड पॉलिटिकली एंड फाइनेंशियली फ्रॉम ज़ायनिज़्म, और ज़ायनिस्ट की जो है उनके कितने सपोर्टर रहे हैं, तो इस हवाले से भी एक कंसर्न तो मौजूद है। देखिए, ज़ायनिज़्म की तो बुनियाद और उसका जो रोड मैप था और उसकी मदद बहुत सारे ममालिक कर रहे हैं। ज़ायनिज़्म की बुनियाद रखी गई थी 1897 में। उस वक्त से लेके जो उन्होंने रोड मैप बनाया वो कामयाब होता गया, वतन भी बनाया, जमीन भी कब्जा करते गए, और फलस्तीनियों को धकेल धकेल के गजा की 365 स्क्वायर किलोमीटर की पट्टी में जाके बिल्कुल मुक़य्यद कर दिया, कंसंट्रेशन कैंप बनाया, उसके बाद स्लॉटर हाउस बना दिया अभी। तो अब आप ये कह रहे हैं कि टोनी ब्लेयर जैसा शख्स ऐसे उसको इन्वॉल्व करना इस मामले में, तो वो हकीकत में बिल्कुल डिस्प्यूटेड सी बात है। आइडियल मामले में तो नहीं होना चाहिए था, आइडियल मामले में तो बोर्ड ऑफ पीस भी नहीं होना चाहिए था, यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन पास करते और फलस्तीनियों की अपनी रजामंदी के मुताबिक। अब इसमें क्या होने लगा है, इसमें फलस्तीनी अथॉरिटी देगी एक दरखास्त, एक रिक्वेस्ट करेगी यूनाइटेड नेशन से भी और सदर ट्रंप से भी कि जी आप इसमें हमारी मदद फरमाएं, इंटरनेशनल कोलिजन फोर्स उसमें, क्योंकि इस्लामिक ममालिक ज्यादातर उन्होंने कंसर्ट तो दे ही दिया होगा ना, इसलिए ये मामला यहाँ तक पहुंचा है। तो ये जो इस्लामिक ममालिक है ये कंट्रीब्यूट करेंगे इस गारंटी के साथ कि इसराइल को उसकी सिक्योरिटी इंश्योर किया जाए। उसका मतलब क्या हुआ कि हमास को बिल्कुल उधर से निकाल दिया जाए, सेफ पैसेज का पहले जिक्र आ गया है, हमास से हथियार सारे ले लिए जाए, फलस्तीनियन अथॉरिटी को वर्ल्ड बैंक ट्रेनिंग देना शुरू कर देगी, उनको जब वो इस काबिल होंगे रिफॉर्म कर लेंगे अपना, जब वो रेडिकलाइज कर देंगे फलस्तीनियन को, जब इजराइल समझेगा कि फलस्तीन अब उनके लिए खतरा नहीं है और गजा उनके लिए खतरा नहीं है, तो उस वक्त वो फलस्तीन के स्टेटहुड को मान लेगा। जो इन कंडीशंस पे जो अब किस जगह पर कहाँ फिसल जाता है इजराइल, इसमें फिर हमारे मुस्लिम ममालिक जो बीच में पड़े हैं
ये उनका फिर वतीरा होगा कि वो उसके रिएक्शन में या अपना इन्फ्लुएंस क्या इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत बहुत दूर की बात है। मेरा तो फिलफौर जो सबसे ज्यादा मेरा एक तशवीश थी कि मैं उन बिलखते सिसकते फलस्तीनी बच्चों, माओं, बूढ़ों, उनकी मैं खुराक किस तरह पहुंचाऊं, उनकी जानें किस तरह बचाऊं, फलस्तीनियों की नस्ल कशी से किस तरह बचाऊं। ये तो सारों को पता है ना कि इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। ये सारों को पता है कि ICI इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जेनोसाइड करार दे दिया है गजा को, और ये भी पता है कि वारंट निकले हुए हैं नेतन्याहू के। अगर उस पर नाफिज अमल नहीं होता है, जैसे कि बहुत सारे और सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है, तो क्या मतलब है इसका कि हम लोगों को जबह करवाते रहे वहां? देखिए डॉक्टर तो साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है ना, देखिए फिर अगर ये जो प्रपोज फॉर्मूला है या अथॉरिटी है वर्केबल है, तो फिर इराक के अंदर क्या हुआ? क्या ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित नहीं हुआ? और अगर एक ऐसा फेल्ड प्रोजेक्ट हमारे सामने है, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला यहां पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए? बहुत बड़ा फर्क है। इराक में मुस्लिम ममालिक शामिल नहीं थे, इसमें सारे के सारे वहां नेटो फोर्सेस थे, सिक्योरिटी काउंसिल ने अप्रूव नहीं किया था, कोलिजन फोर्सेस बना के इराक पर चढ़ाई कर दी, टोनी ब्लेयर जैसे लोगों ने उस पर पूरी उसकी एडवोकेसी की। तो वो और ये जिसमें के मुस्लिम ममालिक के अकाबरीन हैं शामिल, चाहे उनकी नीयत जो भी हो, मैं उनकी नीयत पे कोई शक नहीं करता, नीयत उनकी अच्छी होगी तभी ये मामला हुआ है। लेकिन अगर न भी वो फर्ज कर लें हाइपोथेटिकली, तो उनकी आवाम जो है वोट खड़ी होगी। लिहाजा एक अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है इसमें, और अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म इन्वोक हो जाएगा तो कुर्सियां मुतजलजल हो जाएंगी। तो लिहाजा ये फर्क है वहां और यहाँ। वहां किसी जो गारंटर थे इराक का कोई गारंटर नहीं था कि वहां कोई अमन ले आया जाएगा। इजराइल पर तो चढ़ाई करने की गारंटी थी, यहाँ अमन की गारंटी दी जा रही है दुनिया के सबसे मजबूत और सदर और सब। But Dr. Saab, again a war criminal like Tony Blair in the spotlight. That's right, we say it's a war criminal, but ICC ने तो डोनाल्ड ट्रंप को कहा है, टोनी ब्लेयर from all parameters, yes, he could be lamented as war criminal, लेकिन उसको ICC ने डिक्लेयर नहीं किया। हम कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है, जिस तरीके से उन्होंने किया है नहीं होना चाहिए था। अगर उसको नहीं रखने के बाद अगर ये कहा जाए कि भाई ये मंसूबा भी नहीं होना चाहिए था 20 पॉइंट का, चले ये भी मान लेना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो OIC के 57 मुल्क जो है वो क्या कर लेंगे? वो बचा लेंगे फलस्तीनियों को। 2 साल तक उनके नजरों के सामने लोग जेनोसाइड होता रहा, तो मजम्मत दर मजम्मत फिर दर मजम्मत, इसके अलावा क्या किया इन्होंने? अब अगर उनको एक मजबूत आदमी मिला है और गारंटी दे रहा है और ये सब शामिल हुए हैं, तो गिव इट अ चांस, ताकि कुछ अभी अगर अगले 24 घंटे में 48 में 72 में हमें पता पड़ जाएगा 48 घंटे के अंदर अंदर कि हमास इसको, मेरे अपने तजवीज़ के मुताबिक हमास के पास चॉइस कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा इसको। उस बेचारे के पास चॉइस क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन के पास? तो फिर वो जब, और उसमें पहले से कंसल्टेशन हो रही है, पहले से राब्ते हैं हमास के साथ, पहले से पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ राब्ते हैं। मेरे अपने तजवीज़ के मुताबिक ये चीज हमास इस पे मान जाएगा। सिर्फ हमास क्या चाहेगा कि हमें सेफ कॉरिडोर दे दो, आप गारंटी लो कि ऐसा ना हो कि हम जाते जाते हमें मार डालें एकदम, कि हम अगर सरेंडर भी करते हैं और सेफ कॉरिडोर से गुजरते हैं। तो इन्होंने तो प्रोफाइलिंग की हुई है, AI की प्रोफाइलिंग की हुई है, तो ये तो चुन चुन के अपने जो स्नाइपर शूटर्स हैं मरवा देंगे। तो कोई गारंटी लेगा अगले 48 घंटों में? क्योंकि ये सारे के सारे सरबराहान मौजूद थे, और जब गारंटी मिलेगी तो उनको सेफ पैसेज मिल सकता है। अगर हमास जिंदा है तो तहरीक को भी जिंदा कर सकते हैं बाद में। अपनी जो हक खुद इरादियत अगर उस पर नहीं मिलती है कानूनी तौर पर, तो जो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली का रेजोल्यूशन 2649 है, उसके तहत दोबारा मज़ामत शुरू करने कानूनी होगा। वो ईस्ट तिमोर ने भी तो इसी तरह मुज़ाहमत की थी, और मुल्कों ने भी तो इसी तरह ऑक्यूपेशन के खिलाफ मुज़ाहमत की है। कश्मीर के लोग भी तो इसी तरह मुज़ाहमत कर रहे हैं, तो वो भी दोबारा कर लेंगे। जिंदा तो रहेंगे तब करेंगे ना, जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या करेंगे? यहाँ तो नस्ल कुशी की बात आ गई थी। ठीक, Hamas has no other option but to accept this 21-point charter. डॉक्टर अहमद साहब, थैंक यू वेरी मच। साबिक सफारतकार डॉक्टर जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड PMLN दोबारा एक दूसरे के साथ एट ऑड्स हैं। क्या वजह है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को लेकर और पंजाब और सिंध में कारकर्दगी के हवाले से दो इत्तेहादी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में उलझ पड़ी हैं। लफ्जी गोलाबारी का यह सिलसिला इस बात की निशानदेही करता है कि हुकूमत के अंदरूनी इख्तलाफात महज जातियात तक महदूद नहीं बल्कि पॉलिसी और कारकर्दगी के मैदान में भी शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों एक दूसरे के बयानात पर बराह रास्त रद्द-ए-अमल दे रहे हैं और ये कशीदगी अब कौमी असम्बली के सेशन के बायकॉट तक जा पहुंची है, क्योंकि आज पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली के इजलास से बायकॉट किया और ये इजलास जुमे तक मुलतवी कर दिया गया है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ऐवान में जब खिताब कर रहे थे तो इस दौरान पीपल्स पार्टी के अरकान ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया, जिस पर आजम नज़ीर कहना था कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो वो उसकी माफ़ी चाहते हैं। इस दौरान पीटीआई के अरकान ने पीपल्स पार्टी अरकान को वॉकआउट करता देखकर नारेबाजी की तो आजम नज़ीर तारड़ ने पीटीआई अरकान को भी करारा जवाब दिया। आजम नज़ीर तारड़ ने ऐवान से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, जरा सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं। माजरत ख्वाह हूँ अगर दिल आज़ारी हुई है हमारे दोस्तों की, और यकीनन सर ये सियासत में ये गर्मी सर्दी चलती रहती है, लेकिन मैं ऑपोजिशन के दोस्तों से कहूँगा कि आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा घर का मामला है। हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसे घर में बैठ के तय करेंगे। दरहकीकत पीपल्स पार्टी को शिकायत है कि पंजाब में हुकूमती वज़रा और वज़ीर आला पंजाब ने उनकी कारकर्दगी और BISP के हवाले से गैर ज़रूरी तनकीद की। इस सूरत हाल ने दोनों जमातों के दरमियान फासलों को नुमाया कर दिया। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम न सिर्फ उसकी सियासी शनाख्त का हिस्सा है बल्कि गुरबत के खात्मे के लिए एक मुस्तनद प्रोग्राम भी है। लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बार बार न सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर सवाल उठा रही हैं बल्कि पीपल्स पार्टी को सिंध में कारकर्दगी का ताना देती भी दिखाई दे रही हैं। एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि पंजाब के पानी और पैसे से किसी को क्या लेना देना, अगर पंजाब के खिलाफ किसी ने बात की तो छोड़ूंगी नहीं। पीपल्स पार्टी भी खामोश नहीं बैठी, इक्वली रिस्पॉन्ड कर रही है। नवीद कंवर साहब क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखें। हुकूमत से भी हम ये कहते हैं कि अगर इसी तरह से हालात रहे तो वो वक्त दूर नहीं, और फिर उसके बाद हुकूमत चलाएं। माशाल्लाह आप बादशाह हैं, आप हर तरीके से चलाएं, यहाँ भी चलाएं, पंजाब में भी चलाएं, जहाँ भी आपको चलाना है। लेकिन इस तरह से ये कोई पार्टनरशिप नहीं होती, कोई हमें कोई फीस नहीं मिली हुई कि हम आपके साथ बैठें। हम अगर इज्जत से बैठाएंगे, साथ हमारी बात को अहमियत देंगे तो हम आपके साथ हैं। पीपल्स पार्टी की मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी साहिबा तो ये कह रही है कि इस मामले को CEC में उठाएंगे, और नवीद कमर साहब तो ये हवाला दे रहे हैं ना कि हमारा बैठना को बहुत लेजिटिमेट नहीं है, लेकिन ये इत्तेहाद ख़त्म होगा। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा कमर ज़बान कायरा साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, सबसे पहले तो आज पीपल्स पार्टी नेशनल असम्बली सेशन से वॉकआउट कर गई, यानी हालात अब इस नहज पे पहुँच गए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां पंजाब में कंसर्न्स का इजहार कर रही थी, विफाक में भी पीपल्स पार्टी कंसर्न्स शो कर रही है अपने एलाइज के साथ। अभी हुई थी तो कुछ चीजें तय हुई थी, वो लिखी गई, एक मुआहदा लिखा गया था जिसको मियां शहबाज शरीफ साहब ने और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने साइन किया था। उसके ऊपर कुछ अमल दरामद हुआ, कुछ पे नहीं हुआ, और ये कोई नई बात नहीं है। बहुत दफा हम इसका इयादा कर चुके, हम कई दफा मीटिंगें कर चुके, वजीर आजम साहब और बिलावल साहब की लेवल पे मीटिंगें हुई, और उसके बाद कमेटियां भी मिलती रहीं, पंजाब के अंदर भी मिलती रहीं, लेकिन पंजाब हुकूमत से हमेशा शिकवे बढ़ते गए, कम नहीं हुए, और उसके ऊपर भी हमारी रिजर्वेशन है। फिर आजकल जो माहौल में जरा तलखी बनी हुई है, उसके ऊपर भी जो लहजे इख्तियार किए गए, उस पर हमारी पार्टी के लोगों ने कोई एहतजाज किया है। मैं तो क्योंकि मेंबर नहीं हूँ और वहाँ पे इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ भी नहीं, लिहाजा बेहतर है कि वहाँ जो असम्बली के अंदर बात हुई उसके लिए आप हमारी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो कि MNA भी हैं या किसी और मेंबर को जो मेंबर ऑफ द हाउस है, जो सारी फर्स्ट हैंड नॉलेज रखता है, उससे पूछिए। जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहिबा है वो तो ये कह रही है कि जो BISP प्रोग्राम है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, असल प्रॉब्लम वो है जो आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर है वो जो कंसर्न्स पीपल्स पार्टी के हैं वो तो पंजाब को लेके, पंजाब हुकूमत को लेके ऑलरेडी हैं, और फिर गवर्नर पंजाब भी इस मुताल्लिक कह चुके हैं, वो थोड़ा सा स्पेक्ट्रम ब्रॉड हो जाता है। लेकिन अभी लगे रहा है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहिबा जो कह रही हैं कि ये BISP प्रोग्राम से है। तो कायरा साहब, क्योंकि आप सीनियर सियासतदान हैं, आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की जो प्रिंसिपल पोजीशन है इस पे दुरुस्त है? क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है वो कह रही है कि मैं 10-10, 15-15 हज़ार रुपए से कैसे लोग, मैं तो 10-10 लाख देना चाहती हूँ जो BISP प्रोग्राम में शायद नहीं दे सकती। मैं ना जी इस सवाल का जवाब अभी नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने कल इसका एक डिटेल जवाब फाइल करना है। वो ज्यादा मौजूद होगा
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इस मुल्क का एक मुसद्दका प्रोग्राम है जिसको आलमी इदारों की तायीद हासिल है। और इस बजट में जब IMF ने हमारे हर तरह के जो सब्सिडीज के प्रोग्राम थे उनको कर्टेल कराया है, एक वाहिद प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जिसकी बजट में 200 अरब रुपए का इजाफा कराया है IMF ने कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसके जरिए अवाम की मदद की जाए। लेकिन इसकी तफसीली जवाब जो है वो मैं कल दूंगा। ये तफसीली जवाब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत देंगे या पंजाब हुकूमत को ऑफिशियली कोई जवाब देंगे? ये क्या मीडियम होगा सर इसका? होपफुली आपके जरिए ही देंगे। अच्छा, मैं ज़रा कायरा साहब आपकी इजाज़त से, मरियम बीबी आज भी इस पे बोली हैं, कंसिस्टेंटली बात कर रही हैं, मशवरे अपने अपने पास रखें। हर गुजरते दिन के साथ मरियम बीबी का लबो लहजा तो पीपल्स पार्टी को लेके बड़ा सख्त हो रहा है सर। जो बड़ा अफसोसनाक है, तकलीफ दे है और उनको चाहिए कि ये लहजा इस पे नजरसानी करें। और हम नहीं चाहते कि माहौल में तलखी बढ़े और इस वक्त मुल्क किसी नए बहरान का मुतहम्मल नहीं है। लेकिन मैंने अर्ज किया कि इन सवालात का जो बार बार उठाए जा रहे हैं मैं इंशाल्लाह कल जवाब दूंगा। सर, ये जो तनकीद हो रही है या ये शिकवा जवाब शिकवा पब्लिकली चल रहा है, कायरा साहब कहीं कोई किसी को बड़ी सियासी तब्दीली का इशारा तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारे तल्ख रवैये बर्दाश्त करते चले आए हैं। यकीनन हर चीज़ की एक हद होती है, लेकिन हम समझते हैं कि मुल्क का बहरान, मुल्क के मसाइल इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं, लिहाजा हमें मुल्क को किसी नए बहरान में नहीं ले जाना। इसलिए हम इस तरह का कोई जो है वो मुहिम जोई की तरफ बात नहीं जाने। अच्छा, कायरा साहब बड़ा सादा सा सवाल है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब UN जनरल असम्बली के फोरम से और फिर सपा सालार भी वहाँ पे बड़ी स्पॉटलाइट मिल रही है पाकिस्तान को, तो कहीं एक तासुर है कि पीपल्स पार्टी वो स्पॉटलाइट कम तो नहीं करना चाहती या वो अटेंशन डाइवर्ट तो नहीं करना चाहती? मैं ना जी इन बातों पे इससे भी कल ही जवाब दूंगा, इसलिए कि मैंने अगर आज आपका प्रोग्राम में जवाब दे दिया तो मेरे कल के जवाब बहुते हो जाएंगे। मैं आपसे बड़ी माजरत चाहूंगा, लेकिन मेरा जवाब कल ही बनता है इसका। तो कायरा साहब, मैं सारी चीजों के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लाई सर आप भले जवाब दीजिएगा, लेकिन ये जो तवक्कुफ ले रहे हैं आप, आज का दिन माफी दे रहे हैं, इसकी कोई खास नहीं है। पहली बात तो यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम प्राइम मिनिस्टर साहब की कामयाबियों को पाकिस्तान की कामयाबियां समझते हैं, अपनी कामयाबियां समझते हैं और उसको हम खुद हाईलाइट कर रहे हैं। चेयरमैन साहब हाईलाइट कर रहे हैं, हमारा जो पीपल्स पार्टी का सोशल मीडिया और दीगर लोग हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं हर फोरम पे खड़े होके। तो ये तासर देना, नेगेटिविटी को बढ़ाना है और यही बात इनको समझनी चाहिए कि जो हमारे मुखालिफिन हैं वो तो चाहेंगे कि इन मौके को इस्तेमाल करके इस हिद्दत को और बढ़ाया जाए, जो कि नुकसान तो होगा। ठीक, कायरा साहब, अब जाहिर है अब आप कह चुके हैं कि डिटेल्ड रिस्पांस तो आप कल देंगे, जाहिर है आपकी उसके अंदर कोई मसलहत होगी। लास्टली मुझे बता दीजिएगा कि आज भी तहरीक इंसाफ के बेंचेस से आवाज़ उठ रही थी, वो कहते आइए हमारे साथ ऑपोजिशन बेंचेस शेयर करें, यहाँ आके बैठ जाए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर कोई गौर व फिक्र करे? ये तो उनकी ख्वाहिश बड़ी पुरानी है, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास इस तरह का कोई ख्याल नहीं है। मैंने इसकी जवाब में कल इंशाल्लाह इसका भी जवाब कल देने की कोशिश करूंगा। कायरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शोहरत की राहदारियों में चलने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स शायद ये भूल गए हैं कि हर फॉलोअर और हर वीडियो के पीछे एक जिम्मेदारी भी छुपी होती है। बेटिंग ऐप्स की प्रमोशन करने वाले यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ जारी क्रैकडाउन ने इस बात को अया कर दिया है कि डिजिटल मकबूलियत की चमक कानून की गिरफ्त से किसी को महफूज नहीं रख सकती। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मजीद 8 यूट्यूबर्स के मुकदमा दर्ज करने का फैसला हो चुका है और इसी सिलसिले में लीगल डिपार्टमेंट से राय भी तलब कर ली गई है। सादुर रहमान और मुदस्सिर हुसैन की गिरफ्तारी इस पूरे मामले का इब्तदाई इशारा थी, जबकि रजब भट्ट, नदीम नानीवाला, इकरा कंवल और अनसली समेत दीगर के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। इन तमाम अफराद पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म्स को ऐसी ऐप्स की तशहीर के लिए इस्तेमाल किया जो न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि आवाम बिलखुसूस नौजवान नस्ल को माली नुकसान के रास्ते पर। इन्फ्लुएंसर्स अपनी मकबूलियत के बलबूते पर ऐसे मवाद को आम करते हैं जिसका बराह रास्त ताल्लुक गैर कानूनी सरगर्मियों से होता है। बैटिंग ऐप्स बज़ाहिर तेज़ दौलत कमाने का लालच देती है, लेकिन हकीकत में ये जुआबाजी के ऐसे जाल में लोगों की ज़िंदगी और माली हालात को तबाह कर देती हैं। जब ऐसे प्लेटफॉर्म्स की प्रमोशन मशहूर शख्सियात के ज़रिए की जाती है तो उनकी पहुँच और असर दोगुना बढ़ जाता है, जिससे ज़्यादा लोग मुतासर होते हैं। यही वो नुक्ता है
जिसकी वजह से कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आए हैं। और दिलचस्प अमर यह है कि बेटिंग ऐप्स की प्रमोशन पर आलमी सतह पर भी तहकीकी काम हो रहा है। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में की गई हालिया रिसर्च ये जाहिर करती है कि जब मशहूर शख्सियात या इन्फ्लुएंसर्स बेटिंग प्लेटफॉर्म्स की तशहीर करते हैं तो नौजवानों की इन ऐप्स की तरफ रागिब होने के इम्कान 3 गुना बढ़ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 2022 की एक तहकीक के मुताबिक 16 से 24 साल के नौजवान जब अपनी पसंदीदा शख्सियात को बेटिंग या गैम्बलिंग ऐप्स प्रमोट करते देखते हैं तो वो इन ऐप्स को महफूज और काबिल भरोसा समझते हैं। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। मजीद ये कि नफ्सियाती माहिरीन का कहना है कि बार बार ऐसे मवाद से सामना होने पर नौजवानों में रिस्क टेकिंग रवैया बढ़ जाता है और वो आसान मुनाफे के लालच में असल माली नुकसान की शिद्दत को नज़रअंदाज करने लगते हैं। ये रिसर्च इस बात की भी तायीद करती है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर गैर जिम्मेदाराना प्रमोशन सिर्फ एक कानूनी या अखलाकी मसला नहीं बल्कि एक समाजी और नफ्सियाती ख़तरा भी है जिसके असरात नस्लों तक फैल सकते हैं। बहरहाल यूट्यूबर्स के लिए ये मुकदमात एक वार्निंग है कि सोशल मीडिया पर मवाद करते वक्त ज़ाती मफाद या चंद स्पॉन्सरशिप्स के एवज़ कानूनी और अखलाकी हुदूद पामाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। IMF प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए IMF की एक और कड़ी शर्त सामने आई है। इस शर्त के तहत ग्रेड 17 से 22 के तमाम आला सरकारी अफसरान के असासे दिसंबर 2025 तक जाहिर करने के लिए हुकूमत को लाजमी तौर पर कानून साजी करना होगी। ये बज़ाहिर एक इंतजामी नौयत का इकदाम है, लेकिन दर हकीकत ये शर्त मुल्क के माशी नज़्म नस्क और हुकूमती साख से जुड़ी हुई है। माहिरीन मईशत के नज़दीक IMF समझता है कि जब तक रियासती मशीनरी में शफाफियत नहीं होगी और बदउनवानी को इदाराजाती तौर पर रोका नहीं जाएगा तब तक माशी इस्लाहात पायदार नहीं हो सकती, क्योंकि आम तासुर यही पाया जाता है कि आला ब्यूरोक्रेसी के कई अफसरान अपने असल असासे ज़ाहिर नहीं करते, जिनसे एहतसाब का अमल कमज़ोर पड़ता है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 25,000 अफसरान पर मुश्तमिल ये तबका फैसला साजी और वसाइल की तकसीम में कलीदी किरदार अदा करता है, इसलिए उनके माली मामलात की शफाफियत बराह रास्त गवर्नेंस के मयार पर असरअंदाज होती है। माहिरीन मईशत के मुताबिक IMF की शर्त का बुनियादी मकसद पाकिस्तान में गवर्नेंस को मजबूत और करप्शन के इम्कानात को महदूद करना है। इस सिलसिले में IMF ने हुकूमत से कहा है कि वो न सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स 1964 पे तरमीम करे बल्कि ऐसी कानून साजी भी करे जिसके तहत बदउनवानी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई मुमकिन बनाई जा सके। बदउनवान अफसरान के गिरद जो शिकंजा है वो सख्त हो सके। इस शर्त के साथ साथ IMF जो गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट है उसकी इशाअत पर भी जोर देता है, जिसकी डेडलाइन 30 सितंबर 2025 दी गई थी। पाकिस्तान ने पहले इस रिपोर्ट पर कुछ एतराज़ात उठाए थे, लेकिन अब दोनों फरीकैन के दरमियान बातचीत के बाद इम्कान है कि ये रिपोर्ट वक्त पर जारी कर दी जाएगी। सवाल ये है कि क्या हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के असासे ज़ाहिर करने के लिए कानून साजी की शर्त पूरी कर पाएगी? अमली तौर पर यह एक मुश्किल मरहला होगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के अंदर इस शर्त पर सख्त रद्दअमल आने का इम्कान है। ताकतवर अफसरशाही अमूमन अपने माली मामलात को खुफिया रखने को जो है तरजीह देती है, और ऐसे में असासाजात की मुकम्मल तफसील आवाम के सामने लाना आसान अमल नहीं होगा। दूसरी जानिब अगर हुकूमत ने इस मामले में ताख़ीर की तो इसके असरात बराह रास्त IMF प्रोग्राम पर पड़ेंगे और पाकिस्तान के मालियाती वादों पर सवालात उठ सकते हैं। ये बात भी अहम है कि पाकिस्तान को रवा माली साल में GDP का 2.4% प्राइमरी सरप्लस बढ़ाने का वादा करना पड़ा है और सूबों से 1.5 खरब रुपए के सरप्लस रेवेन्यू की तवक्को रखी गई है। ऐसे हालात में IMF का जोर गवर्नेंस इस्लाहात पर है ताकि वसाइल का बेहतर और शफाफ इस्तेमाल यकीनी बनाया जा सके। जाहिर है हुकूमत के लिए एक टेस्टर है कि हुकूमत ब्यूरोक्रेसी को नाराज़ करेगी या फिर IMF को राज़ी कर पाएगी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे। आप इंशाल्लाह कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।